देखो हम आज अगला सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 5। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन पर 4 थीटा प्लस कास पर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 4 घात है, तो ये दिया है हमारे पास इतना और इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू कितना 0, तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या कास थीटा, इसके गुणे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या कास थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा बराबर 1, तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 10 45 अंश लिख सकते हैं ना, यानी 10 45, तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का मान कितना 45, माने हमारे पास दिया ये था। ठीक है, हमको मान किसका ज्ञात करना था, हमको मान ज्ञात करना था, नीचे दिखाई दे रहा है, तो हमको मान ज्ञात करना है साइन पर 4 थीटा प्लस कास पर 4 थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो थीटा के जगह पर क्या रख दो, साइन 4 45 अंश और प्लस कास 4 45 अंश, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो साइन 45 का मान कितना 1/√2 पर 4 घात और प्लस कास 45 का मान 1/√2 पर 4 घात। ठीक, अब इसको जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/रूट का 4 घात अगर करते तो कितना आता है 4 आता। देख लो, इसका मतलब कि रूट को ऐसे है √2 गुड़े √2 गुड़े √2 गुड़े √2, यही होगा ना। तो इससे एगो 2 बनेगा, इससे एगो 2 बनेगा, दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा 4, समझ आया। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4 और प्लस 1 ये भी क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 1/4 यानी कि 2/4, तो 2 का नम 2 2 दूना 4 1/2, यानी उसका मान कितना 1/2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि बिंदु 3,4 वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, मतलब ये बिंदु दिया है और पूछ दिया है कि वाई अक्ष से ये कितना दूर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई निर्देशांक कैसे बनाओगे, ये मूल बिंदु होगा 0 0, बोलो ये होता है ना 0 0 होगा, वो से प्रदर्शित करते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी हमको वाई अक्ष से कहा ना, वाई अक्ष पर से एक चीज देखो, यहाँ से कहा वाई अक्ष से दूरी क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला वाई अक्ष है। ठीक है, और अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो एक्स पर कितना चलना है 3 1 2 3, बात समझ आया। वाई पर कितना चलना है 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर इसको और इसको ऐसे मिला दो तो एक्चुअली ये बिंदु आएगा 3,4, बोलो समझ आ रहा है कौन सा बिंदु मिल गया, माने यहाँ एक बिंदु आएगा 3 और 4। तो पूछा क्या है कि वाई अक्ष से क्या होगा दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा, अगर सेम लैंग्वेज ये है कि वाई अक्ष से दूरी, तो देखो हाई वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो ये बिंदु है ना, इसी बिंदु को पूछ रहा है, तो वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष ये है ना, इससे कितना दूर है, हाई बिंदु कितना दूर है वाई अक्ष से, कितना दूर है 4 दूर है। यहाँ से देखोगे तो ये कितना दूरी पर है 3 ही दूरी पर है ना, तो वाई अक्ष से कितना दूर है, तो अगर से का उत्तर देना है वाई अक्ष से तो 3 हो जाएगा, 3 मात्रक के दूरी पर है, कितना मात्रक के 3 मात्रक के। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता कि वाई अक्ष पर, शब्द क्या लिखा देता पर, से के जगह यहाँ पर क्या रख देता पर, वाई अक्ष पर दूरी क्या होगा, बात समझ आया। अगर यहीं पर क्वेश्चन में दे देता कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर कितना दूरी, मूल बिंदु से कितना दूरी 4, तो इसके इसलिए उस कंडीशन में उत्तर कितना आता है 4 मात्रक, बात समझ आया। तो ये विकल्प वाला सवाल था, खाली देखते ही बता दोगे, बस भाषा का चेंजिंग है। ठीक है, अगर इसमें केवल यहाँ पर शब्द आ गया तो 4 हो जाता है, से शब्द आ जाता तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी वाई अक्ष से पर के मतलब वाई अक्ष पर, बात समझ आया। तो ये ध्यान रखना, नोट कर लो।
देखो अगला सवाल क्या दिया, के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो युगपत मैंने जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा के लिए अब यहाँ से क्या करोगे, 3x + y बराबर 1 है ना, तो इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 1 = 0। इसका तुलना करा दो a1x + b1y + c1 = 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1 तथा दूसरा समीकरण क्या दिया, रैखिक समीकरण 2k - 1 x + k - 1 y, और उसको उधर लेकर आओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2k + का 1 = 0। इसका तुलना करा दो a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तुलना करने पर जब इसकी तुलना कराओगे तो a2 बराबर कितना, 2k - 1 और b2 बराबर कितना, k - 1 और c2 बराबर कितना, माइनस का 2k + का 1। बोलो क्लियर। अब सवाल में कहा है कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है, यानी कि जब कोई हल नहीं हो तो संबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 = नॉट c1/c2, ये होता है ना। तो बराबर कौन है, बस यही है, तो इसी दोनों को ले लेंगे। अब इसको तो हटा दो, ख़त्म कर दो। अब इसी संबंध से यानी a1/a2 = b1/b2, ठीक है, अगर मिले तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसमें मान रखोगे, a1 का मान कितना नीचे दिखाई दे रहा है, तो 3, और a2 का मान कितना, 2k - 1 और बराबर b1 का मान कितना, 1 और b2 का मान कितना, k - 1। बोलो तिर्यक गुणा करा दो। तो जब तिर्यक गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 होगा, और एक में ये गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2k - 1। बोलो अब इसको इधर लेकर आओ तो 3k - 2k बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना, 3 - 1। बोलो तो 2k में से 3k में से 2k निकल गया, ये वो k, और 3 में से 1 निकल गया 2, यानी k के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, तो k के 2। ठीक है, यानी k का अगर 2 मान आ जाएगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समझ आया, नोट कर लो। देखो अगले सवाल में दिया चित्र में AO/OC बराबर OB/OD बराबर 1/3, यदि DC बराबर 1.5 सेमी तो AB का मान ज्ञात कीजिए। AB कौन है, ये है ना। ठीक है, तो अगर तुम खूब ध्यान से देखो तो यहाँ से दिया AO/OC, AO/OC और ये OD/BO/OD। बात समझ आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ, तुम इसको अगर ध्यान से देखो, यहाँ से सोल्यूशन अगर हम करते हैं चित्र से ही, तो इसे AO/ क्या लिख सकते हो, OC बराबर BO/ क्या लिख सकते हो, OD बराबर 1/3 लिख सकते हो ना। अच्छा, तो इसे इस तरह लिख सकते हो ना, AO/ क्या है, BO बराबर OC/ क्या है, OD बराबर 1/3। बोलो कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से फिगर में थोड़ा मिलाओ, AO/BO, AO/BO माने इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर OC/OD, माने इस त्रिभुज के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है, समरूप हो जाएगा, हो जाएगा ना, समरूप हो गया ये। तो ये बताओ भुजाओं का अनुपात भी क्या आता है, बराबर आता है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से एक चीज़ तो ये दिया है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि AB/DC, ठीक है, बराबर AO/OB BO लिख सकते हैं ना, और बराबर कितना है, 1/3 कह सकते हैं ना, क्योंकि ये भुजा का अनुपात चाहिए। अब कहोगे सर जी खाली यही लिखे हैं, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना क्या, कि जब ऊपर वाला का ले रहे हैं ना AB, तो नीचे बड़ा वाला इस त्रिभुज का ले रहे हैं, तो इसमें भी अभी नहीं कि इस त्रिभुज का कोई भुजा ले लो और फिर उस त्रिभुज का भुजा लो, तो काम गड़बड़। ठीक है, तो मतलब कि पहले छोटा वाला त्रिभुज का लिए हैं, तो दूसरा में भी अनुपात क्या लेंगे, छोटे वाला त्रिभुज का। बात समझ आया। अभी यहाँ से 1/3, तो अब यहाँ से ध्यान दो कि इससे तो इसका मान 1/3 ही के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, AB/DC बराबर क्या, 1/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
अब यहाँ से DC का मान दिया है कितना है 1.5 यानी AB बटे 1.5 बराबर 1/3। तो ये 1.5 दूना 3 यानी AB का मान कितना 1/2 तो AB बराबर कितना 0.5। ठीक है, सेमी में है तो सेमी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, समझ आया। तो आगे देखो दिया है कि √3 10 12 cot 45 cot 60 10 78 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, वही का मान ज्ञात कीजिए, चलो बोल दिए। तो अब यहाँ से देखो √3 और ये देखो 10 12 को हम लिख सकते हैं, अय ध्यान से देखो 10 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 90 - 78 लिख सकते हैं ना, इंटू काट 45 का मान कितना 1, बात समझ आया। और काट 60 का मान कितना, ये काट 60 का मान कितना होता है 1, देखो 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 10 30 सही का मान क्या होता है काट 60 का, तो 1/√3 इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 और 10 78 ऐसे रहने दो, अब नहीं कि ये भी चेंज कर देना। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये जगह √3 से √3 कैंसिल खत्म, और 10 78 90 - थीटा काट थीटा का मतलब काट 78, अभी तो सब एक एक हो गया, और ये कितना हो गया 10 78। अच्छा तुम लोग को एक चीज़ बताए हैं कि 10 थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है, बात समझ आया ना। ये होता क्यों है कि ये 10 थीटा है ना, तो इसे लिख सकते हैं 1 क्या काट थीटा इंटू 10 काट थीटा लिख सकते हैं ना, आई 1 से 1 काट से काट कट गया तो 1 आ जाता है। तो इसीलिए जब भी तुमको 10 थीटा इंटू काट थीटा देखा तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, बिना सोचे समझे। तो इसलिए ये देखो 10 थीटा इंटू काट थीटा, इसका मान क्या 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ आया, तो नोट कर लो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि संख्या 0.666 ... को P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब कि आगे ऐसे ही ये बढ़ा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो यहाँ से मान लेंगे कि माना संख्या x बराबर कितना दिया है 0.666 ... ऐसे ही चल रहा है, ये आगे आना तो तक श्रेणी है। ठीक है, तो इसका मतलब x है, अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.666 ... ऐसे बहुत से आगे आएगा ना, जितना मन करो उतना लिख लो। बोलो समझ आया। तो अगर हम इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा दूसरे नज़रों से देखो तो ये 6 + 0.666 ... नहीं लिख सकते हो, बोलो लिखा जाएगा ना, फिर जोड़ोगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो ये देखो 10x बराबर 6 अब प्लस यहाँ x लिख लो, कहाँ से समीकरण 1 से। अरे देखो 0.666 का मान कितना है x के बराबर, तो इसके जगह यहाँ पर क्या रख लो x, इसको इधर लेकर आओ तो 10x - x बराबर 6, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, तो 3 से 3 दूना 6 3 तिरिका 9, x बराबर कितना 2/3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और 2/3 में तुम भाग कर देखो यही वाला आएगा। बात समझ आया। और संख्या क्या माने थे x, और x का वैल्यू कितना 2/3, और 2/3 क्या है P/Q के रूप में है कि नहीं है ना। समझ आया सवाल, नोट कर लो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि वृत्त के व्यास AB के सिरे A -2 -7 तथा B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले फिगर से थोड़ा सा समझ लो। कहने का मतलब कि ऐसा कोई वृत्त होगा, दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ क्या होगा कोई केंद्र होगा, इसका मान लेते हैं O, और व्यास क्या कहलाता है, ऐसे इसके केंद्र से होकर जो रेखा जाती है सीधी, यही व्यास कहलाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B। बोलो B का निर्देशांक दिया है 1, -11 और A का निर्देशांक दिया है -2, -7। समझ आया। तो किसका पूछा है, केंद्र का निर्देशांक निकालना यानी O का।
अच्छा ये बताओ, केंद्र यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि बिंदु ओ जो है ए बी का क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु। बात समझ आया? कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु। यानी सीधा सीधा रेखा ए बी का क्या निकाल लो? मध्य बिंदु का निर्देशांक ही क्या कहलाएगा? उस वृत्त का केंद्र का निर्देशांक। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर हम मान ले उसके केंद्र का निर्देशांक x और y है, ठीक है, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू बराबर कितना, यानी कि अगर बिंदु a दिया है ना, a ये -2 और -7 और b कितना दिया है 1 -11, तो इसका मतलब कि इसको x1 कह सकते हैं -2, x2 कह लो कितना, x2 यहाँ से 1 और यहाँ से y1 कह लो -7 और y2 कह लो कितना -11। बोलो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है, ठीक है। यानी माना केंद्र का निर्देशांक शुरू में मान लेना कि माना केंद्र का निर्देशांक x, y है। बात समझ आया? x, y है, यानी कि यहाँ से खाली x का वैल्यू निकालें तो x1 + x2/2 और y का वैल्यू निकालें तो y1 + y2/2। पढ़े हो ना? मध्य बिंदु का निर्देशांक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर x1 का वैल्यू कितना, तो -2 और x2 का वैल्यू कितना 1/2 और ये y = y1 का वैल्यू कितना -7 और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -11/2। नीचे दिखाई दे रहा है? तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 1 में से 2 निकलेगा तो -1/2 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर कितना -18/2, तो 2 9 18, यानी कि y बराबर कितना -9। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे। अतः केंद्र का निर्देशांक कितना आ गया, x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू कितना -9। तो ये तो केंद्र का निर्देशांक एक आंसर हो गया। लेकिन पूछा क्या है कि त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या की, तो यहाँ से a से लेकर o के बीच की दूरी, यही ना होगा त्रिज्या, चाहे o से लेकर b के बीच की दूरी, o b के बीच की दूरी निकालो चाहे o a के बीच की दूरी निकालो, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? तो त्रिज्या यानी कि इसका तो निर्देशांक मिल गया। तो अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के बीच की दूरी का, निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला मालूम है ना? इसका मतलब कि अब यहाँ से हम त्रिज्या निकाले, वृत्त की त्रिज्या OA बराबर, OA को चाहे OB को, बात बराबर है, जो मन करे वो ले लो। तो हम OA ले रहे हैं, तो ये क्या जाएगा √ में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। बोलो होगा √ में। अभी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि x1 और x2 जो है ना, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला आप कहलाएगा। बात समझ आया? तो यहाँ से जो x2 मानना खाली x मान लेना और यहाँ से खाली क्या मान लेना, y मान लेना, ठीक है। नहीं तो पता चले कि एक बार x1 और x2 ये वाला मानने होते, यही मानवा रखोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान रखना, तो x1 का वैल्यू कितना, तो -2 और x का वैल्यू कितना निकाले हो अभी, तो ये हो जाएगा -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा ना का वर्ग, और प्लस y1 का वैल्यू कितना, तो -7 और y2 का वैल्यू कितना -9, तो ये +9 का वर्ग। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये देखो 2 दूना 4, यानी 1 में से 4 निकलेगा तो -3/2 का वर्ग। बात समझ आया? और 9 में से 7 निकलेगा तो 2 का वर्ग। तो ये करोगे तो 3 3 9 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो यहाँ से कितना जाएगा 9 और 4 चौको 16/4, तो 16 9 25/4, 25 का वर्गमूल 5/2, यानी कि OA। अतः वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगी, अतः वृत्त की त्रिज्या 5/2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी केंद्र का निर्देशांक कितना -1/2 -9, ठीक है, और उस वृत्त की त्रिज्या कितना 5/2। समझ आया कैसे निकाला जाए? चलो नोट करो। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर अब देखो
तो अब यहाँ से देखो क्या दिया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त ये हो जाएगा, ठीक है। सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है ए बी, तो यहाँ से कोई केंद्र होगा वो, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, ये कितना दिया है, मतलब अगर त्रिज्या तुम ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये ही क्या है एक जीवा है। बात समझ आ रहा है। ये क्या है ए बी एक क्या है जीवा, यानी ये ए मान लो और बी मान लो। ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण, ये जो है ना इसके केंद्र पर कितना अंश का कोण बना रहा है, तो 90 अंश का। बात समझ आया। अगर ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि ये भी तो जीवा त्रिज्या है, ठीक है। तो पूछा है कि तो बताओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये बताओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कौन होगा, खाली ये। बात समझ आया। यानी ये जो कलरिंग कर रहे हैं ना इसी का तुमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अच्छा ये बताओ, हम पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दे ये पूरा, अब उसमें से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल को घटा दे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, यही बचेगा ना। अरे कहने का मतलब देखो ये है, ये ऐसे है, ये है, हमको यही निकालना है ना। तो एक बार है पूरा का ये वाला, ये पूरा सहित निकाल ले क्षेत्रफल, और उसमें से ये वाला घटा दे त्रिभुज वाला, तो जो बचेगा नीचे वाला। बात समझ आया। तो इसी का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो निकलेगा कैसे, अब हम डायरेक्ट लिख दें कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। बोलो कोई दिक्कत। देखो ये पूरा ये हो गया लघु वृत्त खंड में से खाली ये वाला त्रिभुजवा का निकाल दो, तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का हो जाएगा। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस त्रिभुज, ये इस टाइप का त्रिभुज क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। बोलो होता है ना। अब यहाँ से ध्यान दो, आर क्या है, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। आर दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 10 सेमी, ठीक है। और थीटा बराबर कितना 90 अंश, ये दिया है ना। बस तो यहाँ से पाई का मान कितना 22/7, ठीक है। आर का मान कितना 10 का वर्ग और थीटा का मान कितना 90/360 माइनस आर का मान 10 का वर्ग इंटू साइन 90/2। कोई दिक्कत। तो ये देखो 90 का नाम 90 और 90 चौको 360, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 10 दहा में 100 गुणे 1/4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 दहा में 100 और साइन 90 का मान 1/2। ये 2 से काट दो 50 बार में और 4 से काट दो 25 बार में। बोलो तो यहाँ से हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 होगा अब बट्टे 7। और ये हो जाएगा माइनस का 50/2, ठीक है। अच्छा ये कट गया है ना, 2 तो कट गया है, खाली 50 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको 7 पचे 35, अगर यहाँ से तिर्यक गुणा करोगे तो 550 माइनस 7 पचे 35, 350/7। अब घटा लो तो ये हो जाएगा 200 बस हो जाएगा ना, 200/7। और यही क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, किस में आएगा, सेमी स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 200/7 सेमी स्क्वायर। समझ आया, नोट करो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। इधर देखो सभी लोग देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे, कितना कितना संख्या दिया है 426 और कितना है 576, ये है ना। 576 का हमें मौसा ज्ञात करना है, बशर्ते कौन सा प्रमेय लगाना है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म से, ठीक है। बस यहाँ से ये लिख लो, हो गया। अब क्या करना है, जो बड़ी वाला संख्या होता है उसे बराबर में लिखो, तो 576 बराबर
छोटी वाला संख्या 426 गुणे, बात समझ आया। अब 426 का इतना बार पढ़ो कि 576 आ जाए या उससे कम आए, तो 2 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, ऐसे ही 800, तो कितना बार, 1 बार। तो जब 1 बार पढ़ोगे तो 426 का नाम 426, लेकिन बच जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 150 शेष। अब शेष 150 हो गया। अब जिस जो यहाँ पर लिखे थे ये वाला, वो उसको कहाँ लिखते हैं, बराबर में। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 426 बराबर जो शेष है ना उसे यहाँ लिखते हैं, बात समझ आया। और अभी इसका पढ़ा इतना बार पढ़ो कि ये आ जाए, तो कितना बार, अधिकतम 2 बार, क्योंकि 150 दूना 300, तो शेष कितना बच गया, 126, क्योंकि 426 है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ 150 है उसे यहाँ लिखो, ठीक है, और जो शेष है उसे यहाँ लिखो। और इसका पढ़ा कितना बार पढ़ोगे, तो 1 बार, तो शेष कितना बचा, 24, बात समझ आया। अब जो यहाँ है 126 उसे यहाँ बराबर में लिखो, और इसके बाद से क्या करो, जो शेष है उसे यहाँ लिखो 24 और गुणे, ठीक है। अब इस कितना बार में, 24 25 120, ठीक है, 24 छक्के करोगे तो 144, तो अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 5 बार में, तो 120 हो जाएगा, प्लस का क्या बच जाएगा, 6, बात समझ आया। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखो 24 और ये लिखो 6 और गुणे कितना बार में, 4 बार में ना, 4 छक्के 24, शेष कितना बचा, 0। ये प्रोसेस कब तक करते हैं, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। अगर शेष 0 नहीं आ रहा है तो और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर शेष 0 आ जाए उसके बाद से जो अगला उसके ऊपर वाला जो शेष होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। मतलब कि इससे जो गुणा कर रहे थे शेष वाले से, तो इसलिए मस बराबर कितना, 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ आया। यही होता है एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम। ऐसे ही कभी कभी ऐसे कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, प्रमेय भी कह देता है, तो बात एक ही है, तो ये नोट कर लो।